अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असगर साइम और आप देख रहे हैं एमफिल उर्दू नोट्स चैनल। आज हम उर्दू अदब के एक अहम नकाद, नावल निगार और अफसाना निगार और तनकीद निगार शम्स अरमान फ़ारूकी की एक अहम किताब अफसाने की हिमायत पर बात करेंगे। शम्स अरमान फ़ारूकी के तनकीदी नज़रियात को जानेंगे और वो किन नज़रियात को लेकर अपनी तनकीद में चलते हैं, इस पर बात करेंगे। और इस किताब में किन नज़रियात को उन्होंने पेश किया, क्या वाकई ही अफसाने की हिमायत की या अफसाने को कम तर करार दिया, ये हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। अफसाने की हिमायत में शम्स अरमान फ़ारूकी कहते हैं कि पहले भी अफसाने की जो सिनफ है वो अहम नहीं था। पहले भी अफसाना जो सिनफ है वो अहम नहीं था और नावल के बाद तो इसकी अहमियत पहले से भी कम हो गई। अब अफसाना अदब में क्यों आया, इस हवाले से शम्स अरमान फ़ारूकी कुछ बातें करते हैं। आज तक कोई ऐसा अदीब नहीं जो सिर्फ़ अफसाना निगारी के बलबूते पर ज़िंदा हो। हमारे यहाँ अफसाने और नावल का इतना बाकायदा वजूद नहीं जितना कि शायरी का है। अफसाने को तो तरक्की पसंदों ने फ़रोग़ दिया और इसलिए उन्होंने इसको फ़रोग़ दिया कि तरक्की पसंद जो अदब थे या अदीब थे, जिस किस्म का वो काम लेना चाहते थे, इसके लिए अफसाना मौजू तरीन सिनफ था। नावल के मुकाबले में अफसाने की अहमियत हमारे यहाँ वही है जो हमारे यहाँ गज़ल के मुकाबले में रुबाई की नज़र आती है। ये शम्स अरमान फ़ारूकी साहब कहते हैं। तकरीबन हर बड़ा जो शायर है उसने गज़ल के साथ साथ रुबाई लिखी है। क्या आप ये फ़र्ज़ कर सकते हैं कि इनकी शोहरत और अज़मत बतौर रुबाई गो है? अफसाने की सबसे बड़ी कमज़ोरी ये है कि इसका बयानिया किरदार पूरी तरह से इनको बदला नहीं जा सकता। अफसाना वक्त की जो चौखट है उसमें कैद नज़र आता है, मगर शायरी वक्त की चौखट पर वो हमें कैद नज़र नहीं आती है। बड़ी सिनफ़ सुख़न तो वो होती है जिसमें वक्त के साथ साथ तब्दीली हो सके, मगर अफसाने की यही छोटाई हमें नज़र आती है कि वक्त के साथ साथ इसमें वो तब्दीली नहीं हो सकती। अब एक अहम बात मैं करना चाहूँगा कि अफसाने का मवाजना किस सिनफ से हो सकता है, और शम्स अरमान फ़ारूकी भी यही बात करते हैं कि अफसाना शायरी के मुकाबले में ठहर नहीं सकता। इस पर शम्स अरमान फ़ारूकी से राम लाल ने पूछा कि आपको उर्दू अफसाने और शायरी को एक तराजू में तोलने की सूझी है। शम्स अरमान फ़ारूकी ने अपनी बात की वो अहमियत ही ख़त्म कर दी। अफसाने को शायरी से कम दर्जे की चीज़ करार देने के पीछे कोई मसलहत काम कर रही है, फ़ारूकी साहब कहते हैं, और इसको समझाना ज़रूर चाहूँगा। रामलाल जब ख़ुद समझते हैं कि शायरी और अफसाने को एक तराजू में तोला जा सकता है, तो ये बात भी ज़ाहिर है कि दोनों को तोलने के लिए एक अलग अलग कांटे हैं, अलग अलग तराजू हैं, क्योंकि दोनों हम नवा नहीं हैं। इसके पीछे समझने की मसलहत क्या है, ये तनकीदी ज़िम्मेदारी है। तो शम्स अरमान फ़ारूकी ने साबित कर दिया कि अफसाना और शायरी दोनों में फ़र्क दर्जे का नहीं बल्कि नौ का है। शायरी की जो नौइयत है अलग है और अफसाने की जो नौइयत है वो जुदागाना है। शम्स अरमान फ़ारूकी ने साबित कर दिया कि अफसाना शायरी के मुकाबले में ठहर नहीं सकता, यानी जो लोग अफसाने को शायरी के मुकाबले देखना चाहते थे, इनको जवाब मिल गया। इसी तरह फ़ारूकी ने यह भी कह दिया कि अफसाना जो छोटी सिनफ है, इसके मुकाबले में नावल का ज़िक्र करते हैं, इसको असली और बड़ी सिनफ करार देते हैं। और फ़ारूकी साहब कहते हैं कि हर सिनफ अपनी जगह मुकम्मल और नुक्स से आरी होती है। हर सिनफ अपने मकसद के लिए काफ़ी और मिसाली होती है। ये बात कहकर शम्स अरमान फ़ारूकी ने अपने तमाम तर जो एतराज़ात अफसाने से थे ख़त्म कर दिए, क्योंकि उन्होंने अपने एतराज़ात का दो जुमलों में वो जवाब दे दिया। फ़ारूकी साहब ने यह भी कहा कि कोई भी अफसाना निगार हो बतौर अफसाना निगार ज़रूर, मगर इसने दीगर असनाफ़ को भी लिखा है, जैसे प्रेमचंद अफसाने और नावल, कृष्ण चंद्र
اور اسی طرح عبداللہ حسین کا نام ناول نگاری کی وجہ سے ہے۔ اسی طرح عزیز احمد نے بھی افسانے لکھے مگر ان کا نام ناول نگاری کی وجہ سے معروف ہے۔ اسی طرح خواتین میں ختیجہ مستور نے افسانے لکھے مگر ان کا نام جو ہے نا وہ ناول نگاری کی وجہ سے جو ہے نا وہ معروف ہے۔ تو اس طرح انہوں نے اپنی بات اس کتاب پوری بحث اس کتاب میں کی ہے کہ افسانے کی حمایت میں افسانہ بڑی صنف ہے یا چھوٹی صنف ہے، اور ان کو جو ہے نا دیگر اصناف سے جو ہے نا موازنہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ شمس الرحمن فاروقی ایک اہم نقاد ہیں دور جدید کے۔ ان کی تنقید بہت جو ہے نا وہ آپ کو مشکل الفاظ کا جو ہے نا اس میں استعمال نہیں ملے گا، عام اور سادہ زبان استعمال کرتے ہیں تنقید میں۔ ناصر عباس نیر کی طرح وہ سائنٹیفک زبان جو ہے نا بالکل بھی استعمال نہیں کرتے، یا ایسی زبان جس کو ایک بار پڑھنے سے جو ہے نا وہ بات سر کے اوپر سے گزر جائے۔ تنقید ویسے بھی خشک مضمون ہوتا ہے، تو اس کو آسان الفاظ میں ہی بیان کرنا درست ہوگا۔ اگر آپ اپنی ادبیت جھاڑنا چاہتے ہیں تب تو ٹھیک ہے، ورنہ آسان الفاظ میں ہی تنقید کی جائے تو میرے خیال میں بہتر ہے، تاکہ پڑھنے والے کو بات سمجھ آ جائے۔ جس صنف پر جو نقاد ہے وہ تنقید کر رہا ہے اس کی سمجھ بھی آئے، ایسے نہ ہو کہ وہ خود اپنی علمیت جھاڑنے کے لیے، اپنا رعب جھاڑنے کے لیے وہ تنقید کر رہا ہے۔ امید قوی ہے کہ میں نے جو بات کی ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر اس حوالے سے آپ کو کوئی سوال ہے تو ضرور کیجیے گا۔